क्योंकि शास्त्र प्रक्रिया दिख रही है क्या, तस्यादित उदात्तम अर्धरसम एचो प्रग्रियस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्ये द्युतौ। अब आगे देखिए, इतनी बात स्पष्ट हो गई। संति च केषांचित् केचिद् अवयवाः वर्णांतर स्वरूपाः। संति च केषांचित् केचिद् अवयवाः, केषांचित् वर्णानाम, ठीक है। संति च और हैं, क्या हैं, केषांचिद् वर्णानाम, किन्हीं वर्णों के, केचिद् अवयवाः कोई कोई अवयव, वर्णांतर स्वरूपाः भिन्न वर्णों से स्वरूप हैं, भिन्न स्वतंत्र वर्णों के स्वरूप हैं, समान रूप वाले हैं। जैसे कि उदाहरण दिखाते हैं, तद यथा ऋकारे रेफः, जैसे कि ऋकार में रेफ, ऋकारे लकारः, ऋकार में लकार, एकारे च ऐकारे च अकार इकारौ, एकार और ऐकार में अवर्ण और इवर्ण, ठीक है, अवर्ण इवर्ण। और ओकारे च औकारे च अकार ओकारौ, इसी तरह से ओकार और औकार में अवर्ण उवर्ण। अब आगे देखिए, दीर्घेषु आकारादिषु ह्रस्व आकारादयः, इसी तरह से और उदाहरण दे रहे हैं। जो दीर्घ आ होता है तो अ मिलके आ बन जाता है ना, तो उससे आ में प्रतीति ऐसी होती है कि इसमें दो ह्रस्व आकार अवयव हैं। और इसी तरह से दीर्घ ईकार ऊकार रीकार आदियों में भी, ठीक। दीर्घेषु आकार आदिषु, दीर्घ जो आकार आदि वर्ण हैं उनमें ह्रस्वा अकार आदयः, ह्रस्व अकार आदि। तत्र य एते ऋकारादि वर्णानाम अवयवास्ते किं वर्ण ग्रहणेन गृह्येरन वा। तो ये जो ऋकारादि वर्णों में अवयव हैं, ते किम वर्ण ग्रहणेन गृह्येरन, वो वर्ण ग्रहण से गृहीत होने चाहिए, न वा या फिर नहीं गृहीत होने चाहिए। तत्र य एते ऋकारादि वर्णानाम अवयवास् ते किम वर्ण ग्रहणेन गृह्येरन न वा। तत्र पूर्वस्मिन् कल्पे अग्ने इह वायोदकम् इत्यकः सवर्णे दीर्घत्वं प्राप्नोति प्रणीय आलूयेति ह्रस्वाश्रयस्तुक्। पूर्वस्मिन् कल्पे माने पूर्वस्मिन् पक्षे, दो पक्ष दिखाए ना ऊपर वाली पंक्ति में कि ऋकार आदि वर्णों के जो अवयव हैं वो वर्ण ग्रहण से गृहीत होने चाहिए, ये प्रथम पक्ष, या नहीं होने चाहिए, ये द्वितीय पक्ष। तो तत्र पूर्वस्मिन् कल्पे, तत्र पूर्वस्मिन् कल्पे अर्थात तत्र पूर्वस्मिन्, उन दोनों पक्षों में से, तत्र अर्थात तयोः मध्ये, पूर्वस्मिन् कल्पे पूर्वस्मिन् पक्षे, उन दोनों में से पूर्व पक्ष में ये समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आएगी, अग्ने इह वायोदकम इति सवर्णे दीर्घत्वं प्राप्नोति। अग्ने इह में, वायोदकम में, प्रणीय आलूय में ह्रस्वाश्रय तक पाएगा। अग्ने इह ऐसे है ना, ये ई है, और अग्नि में भी आप क्या देख रहे हो, अ और ई। और वर्णों के एक देश यदि वर्ण ग्रहण से गृहीत हो जाए तो ये स्वतंत्र ई का कार्य इसको होना चाहिए। स्वतंत्र ई का कार्य होगा तो ये वाला ई और ये वाला ई मिलके क्या होने लगेगा, दीर्घ ई होने लग जाएगा। अग्ने इह में सवर्ण दीर्घत्व पाएगा। और इसी तरह से वायोदकम में भी, वायो उदकम, ये तो अच परे है ही, और यहाँ पे यदि अ उ देखें और इस उ को स्वतंत्र उ के कार्य करें तो अच से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाना चाहिए, दीर्घ एकादेश हो जाना चाहिए, है ना। ये दोष आने लगेगा। और क्या दोष दिखा रहे हैं, प्रणीय आलूयेति ह्रस्वाश्रय स्तुक। प्रणीय आलूय में ह्रस्वाश्रय तुक पाएगा। प्रणीय, नीय प्रापुण्य धातु है ना, प्र उपसर्ग है, तो वैसे तो नो न से न हो जाता है, लेकिन प्र के सानिध्य से फिर से न हो गया, तो और ये त्वा के स्थान में ल्यप हो रखा है, इसलिए धातु को कुछ गुण आदि भी नहीं हुआ है, कित है ना प्रत्यय त्वा, ठीक है। तो प्रणीय ऐसा प्रयोग है ये। अब इस प्रणीय में ये जो दीर्घ ईकार है, इसको आप यदि
ई ऐसा मानेंगे। और आगे क्या है, ल्यप, जो कि किसके स्थान में हुआ है, त्वा के स्थान में। तो अब देखिए यहाँ पे ह्रस्व से पितिकृति तुक प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ह्रस्व से तुक आगमो भवति पितिकृति परतः। ह्रस्व को, ये ह्रस्व है, ह्रस्व ईकार के ग्रहण से यदि गृहीत होगा, स्वतंत्र ई का कार्य यदि इसको होना है वर्णिक देश को, दीर्घ ई के वर्णिक देश ई को यदि स्वतंत्र ई का कार्य होना है, तो फिर क्या प्राप्त होने लगेगा, ह्रस्व से पितिकृति तुक। चूंकि ये ह्रस्व वर्ण है, इसको फिर तुक आगम होने लगेगा, किसके परे रहते, पितकृत के परे रहते। और ल्यप पित है ही और कृत भी है, चूंकि त्वा के स्थान में आदिष्ट हुआ है, तो स्थानीय भाव से कृत संजक भी है। तो प्रणीय में प्रणीत्य ये प्रयोग होने लगेगा, दोष आने लगेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आलूय में, आलूय में भी यही है ना, आंग उपसर्ग पूर्वक लुया छेदने धातु है आपकी, और आगे त्वा के स्थान में ल्यप हुआ है। तो यहाँ पे भी ऊ ऐसे है और आगे ल्यप है। तो यदि इसको स्वतंत्र वर्ण के काल, दीर्घ ऊकार के वर्णिक देश ऊ को स्वतंत्र वर्ण के रूप में कार्य होने लग जाए, तो ह्रस्व से पितिकृति तुक ऐसा प्राप्त होने लग जाएगा। समीक एवं आदयोन्यपि अस्मिन् पक्षे दोषाः प्रसजन्ति। और न्यासकार कह रहे हैं कि ये तो हमने थोड़े से दिखाए हैं ऐसे ही, एवं आदयः इसी प्रकार के और भी, एवं आदयो अन्य अपि अस्मिन् पक्षे दोषाः प्रसजन्ति, इस पक्ष में और भी दोष प्राप्त होते हैं। तेज भाष्याद अवधार्यः, फिर कोई कहे कि उसका सारे बता दो, तो कह रहे हैं कि वो और विस्तृत चर्चा भाष्य से जान लेनी चाहिए, भाष्य से निर्धारण कर लेना चाहिए उनका। इतरत्र तो, इतरत्र माने अन्यस्मिन् कल्पे, अन्यस्मिन् पक्षे, जो दूसरा पक्ष है कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से ग्रहण नहीं किए जाएंगे, तो उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। ठीक, उसमें क्या समस्याएं हैं तो उनको गिनाया। इतरत्र तो नुड विधि लादेश विनामेषु ऋकार ग्रहणम कर्तव्यम, ये 3 समस्याएं आएंगी दूसरे पक्ष में। यदि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते हैं, तो हमें नुड विधि में, लादेश विधि में और विनाम विधि में ऋकार का अलग से ग्रहण कराना पड़ेगा, कि ऋकार को निमित्त बना करके भी नुड विधि, लादेश और विनाम कार्य हो जाते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। जैसे कि प्रथम दिखाते हैं नुड विधि में क्या दोष आ रहा है और कैसे समाधान करेंगे। तो नुड विधौ तावत ऋधु वृद्धौ धातु हो लिट, ऋधु वृद्धु धातु है, उससे लिट का प्रयोग है। अनरिधतु अनरिधु इत्यत्र ऋकारे रेफस्य हल ग्रहणेन ग्रहणात्, यहाँ पर अनरिधतु अनरिधु इन प्रयोगों में ऋकारे, ऋकार में रेफस्य हल ग्रहणेन अग्रहणात्, ऋकार में जो रेफ है उसको तो हमने हल ग्रहण से ग्रहण किया नहीं, तो इसलिए जो रिध धातु है ये एक हल वाली कही जाएगी या 2 हल वाली कही जाएगी। रिध धातु एक हल वाली है कि द्विहल धातु है। ध एक ही तो हल सुनाई पड़ रहा है उसमें, रिध धातु में एक ही हल है ना, तो इसलिए कैसी धातु है, एक हल वाली धातु है। लेकिन यदि री में जो रेफ है, री में जो रेफ अवयव की प्रतीति हो रही है, उसको स्वतंत्र वर्ण यदि मान ले, तब तो ये द्विहल धातु बन जाएगी। और द्विहल एक हल की बात क्यों देख रहे हैं, क्योंकि नुड विधि किस सूत्र से है, तस्मान् नुड द्विहलः। सूत्र खोलिए, सप्तमाध्याय चतुर्थे पादे 170तमं सूत्रम, तस्मान् नुड द्विहलः। ऊपर वाला सूत्र क्या है, अताद आदेः दीर्घः, ऐसे चल रहा था। तो अभ्यास में जहां हमने आदि अकार को दीर्घ किया है, तस्मात्, तस्मात् से किसको लेना है, अभ्यास से दीर्घीकृतः यह अकारः, तस्मात् परस्य द्विहलः अंगस्य नुडागमो भवति, ये अर्थ है। ठीक है, क्या धातु है हमारी, ऋधु वृद्धौ। उकार से संज्ञायाम कृतायाम रिधिति अविशिष्यते, ऋधु वृद्धौ धातु हो गई और इससे लिट ले आए,
और पूरी तिबाद्य उत्पत्ति करके लिट के स्थान में प्रथम पुरुष द्विवचन या प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया हमने, तो टिप टस आ जाएगा और टस के स्थान में परस्मै पदानाम नलतुस स्थलतुस नलवमाह अतुस आ गया। ठीक है ना, टस के स्थान में क्या हो गया? अतुस। तो ये ऐसी स्थिति है, रिध अतुस। और ये जो अतुस है ये अपितलिट है ना, तो अपितलिट होने के कारण से क्या है? कित्वत। कौन सा सूत्र है? असंयोगा लिट कित। असंयोगांत धातु है, उससे उत्तर अपितलिट कित्वत हो जाता है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इसके अतुस के परे रहते, अतुस आर्धातुक है ना, कैसे? लिट च तिंशित सार्धातुकम आर्धातुकम शेषः लिट च। लिट च सूत्र से लिट आर्धातुक होता है, तो लिट के स्थान में जो तस आया या तस के स्थान में जो अतुस आया वो भी क्या है? आर्धातुक है। उस आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते पुगंत लघुपद से जो प्राप्त हो रहा था ना, यहाँ पर लघुपद अंग है उसको गुण प्राप्त हो रहा था, नहीं होगा। कैसे? असंयोगा लिटकित किंगिति च निषेध हो जाएगा। ठीक, तो गुण प्राप्ति हुई, उसका निषेध हो गया। अब फिर से शिष्ट रहा हमारे पास रिध अतुस। अब ये लिट के परे रहते द्विवचन हो जाता है ना, किससे? लिटी धातु ऋणाभ्यास से द्विवचन हो जाता है। और उसमें वैसे तो अजादेर द्वितीय से, अजादि धातु के तो द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है, लेकिन जहां द्वितीय एकाच हो ही ना तो वहां तो प्रथम एकाच को ही द्विवचन होता है। तो द्विवचन क्या हो गया? रिध रिध अतुस। रिध रिध अतुस। पुनः अभ्यास कार्याणि कुर्वन्तु। पूर्वोऽभ्यासः हलादि शेषः। हलादि शेषः इत्यनेन अस्य निवर्तनं भवति। किम् अवशिष्टं? रि। अस्य किं कार्यं भविष्यति? उरत्। उरत् इत्यनेन किम् उच्यते? रिवर्णान्तस्य अभ्यासस्य अकारादेशो भवति। तर्हि रिवर्णस्य स्थाने क्रियमाणः अकारः रपरो भवति, उरण रपरः अरिति भविष्यति। पुनः पुनरपि हलादि शेषः इत्यनेन किम् अवशिष्यते? अ। इदानीम् अत आदेः इत्यनेन अभ्यासस्य अकारस्य दीर्घत्वं। सम्यक्। अत आदेः इत्यनेन अभ्यासस्य आदि अकारस्य दीर्घत्वं। तर्हि किम् अवशिष्टम्? आ। सम्यक् अस्ति। इदानीम् आरिध अतुस् एवमस्ति। प्रयोगः कः अभीष्टः अस्ति? आन्रिधतुः। आरिधतुः एतत्तु सम्पन्नमेव अस्ति, केवलं नुड् आगमस्य वार्ता अस्ति। इदानीं यदि नुड् आगच्छेत् अत्र तर्हि प्रयोगः निष्पन्नः। आन्रिधतुः। इदानीं नुड् केन सूत्रेण भवति? तस्मान् नुड् द्विहलः। तस्मान् नुड् द्विहलः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीमेव अस्माभिः दृष्टः। कोऽर्थः? तस्मात्। तस्मादर्थात् दीर्घीभूतात् अभ्यासस्य आदेः अकारात्। अभ्यासस्य यः आदि अकारः कीदृशः? दीर्घीभूतः। अत आदेः इत्यनेन सूत्रेण यस्य दीर्घत्वं विहितं तादृशात् दीर्घीभूतात् अभ्यासस्य अकारात् परं द्विहलः अंगस्य नुडागमो भवति। इस अंग का क्या चाहिए हमें? द्विहलत्व चाहिए, तब नुट होगा। अब देखिए सामान्य रूप से तो री अच है और ध हल है, तो इसलिए ये अंग एक हल वाला है, द्विहल अंग नहीं है, तो इसलिए इसको नुडागम प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा पक्ष मानते कि वर्णों के एक देश वर्ण स्वतंत्र वर्ण के रूप में गृहीत हो जाते, उनको स्वतंत्र वर्णों का कार्य हो जाता है, यदि हम ऐसा पक्ष मानते तो री में जो रेफ प्रतीति होती है उसको भी एक स्वतंत्र वर्ण माना जाता, और वो स्वतंत्र वर्ण चूंकि व्यंजन है तो इसलिए अब इसमें क्या हो जाते? एक ये हल, एक ये हल, एक रेफ हल, एक ध हल, तो द्विहल हो जाता ना। तो द्विहल हो जाता तो यहाँ पे नुडागम अपने आप ही हो जाता, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है,
लेकिन अभी तो आप पक्ष दूसरा मान रहे हैं। आप पक्ष क्या मान रहे हैं कि वर्णों के एक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते, तो री वर्ण में आप रेफ को स्वतंत्र वर्ण मान करके नहीं गिन सकते, ना ही उसको कोई कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये अंग कैसा रहा, कैसा रहा, एक हल वाला। तो यहाँ पे नुड आगम प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा तो वाक्य से करवाना पड़ेगा। नुड आगम विधि में रिध को नुट हो जाए ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसा कह देंगे, वाक्य से बोल देंगे, तो इसको वचन सामर्थ्य से नुट हो जाएगा, पुनः विधान सामर्थ्य से। जो सामान्य विधान है तस्मान् नुड द्विहलः, उससे नहीं प्राप्त हो रहा अब। लेकिन अब ये जो वार्तिक बना दिया, नुड विधि लादेश विरामेषु ऋकार ग्रहणम कर्तव्यम, नुड विधि में ऋकार का ग्रहण करा दिया। ठीक है, कि नुड विधि में री को भी मानो एक हल मान करके द्विहल अंग संपन्न करके नुडागम हो जाता है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो कह देंगे तो फिर ये आन रिधतुः जो इष्ट प्रयोग है ये सिद्ध हो जाएगा। आन रिधतुः, स्पष्ट में तत् बिल्कुल ठीक। ऐसे ही आन रिधुः प्रयोग भी रहेगा, बस वहां पे लिट के स्थान में झी है, प्रथम पुरुष बहुवचन, और झी के स्थान में उस है, बाकी सब कार्य एक जैसा। तो देखिए न्यासकार की पंक्तियां देख रहे हैं हम, देखिए एक बार फिर से। इतरत्र तु, इतरत्र तु माने दूसरे पक्ष में। दूसरा पक्ष क्या है, वर्णों के एक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते। इस पक्ष में नुड विधि लादेश विनामेषु ऋकार ग्रहणम कर्तव्यम, हमें नुड विधि में लादेश विधि में और विनाम विधि में ऋकार ग्रहण करना होगा अलग से। नुड विधौ तावत, नुड विधि में कैसे करना होगा उसको दिखाते हैं। रिधु वृद्धौ लिट, रिधु वृद्धौ धातु से लिट किया, आन रिधतुः ये प्रयोग बनाना है और आन रिधु बनाना है। तो इन दोनों प्रयोगों में क्या होगा, आन रिधतुः आन रिधुः इत्यत्र ऋकारे रेफस्य हल ग्रहणेन अग्रहणात्, यहाँ पर ऋकार में रेफ का हल ग्रहण से ग्रहण ना होने से, द्विहलत्व अभावे, द्विहलत्व का अभाव होने से, द्विहलत्व का अभाव रहने पर तस्मान् नुड द्विहलः इति नुड न प्राप्नोति, तस्मान् नुड द्विहलः सूत्र से नुट प्राप्त नहीं होता, क्योंकि द्विहलत्व जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये दोष आ गया। अब हमें अलग से बोल के कि री को भी जो है एक तरह से हल मान करके द्विहलत्व निष्पन्न करके फिर वहां पर नुडागम हो ही जाए, ऐसा अलग से बोलना पड़ेगा। आद्यंत झी कक्षा प्रवर्तते को भ्रमति भवन मध्येव अग्रे पश्यन्तु। लादेश विधौ क्लिप्तः क्लिप्तवान् इति रेफस्य कृपोरोलः इति लत्वं न सिद्ध्यति। लादेश विधि का उदाहरण दिखाते हैं। क्लिप्तः क्लिप्तवान्, यहाँ पे रेफ को कृपोरोलः से लत्व नहीं सिद्ध हो पाएगा। क्यों नहीं सिद्ध हो पाएगा, सूत्र का अर्थ ध्यान दीजिए। क्या कहा है, कृपोरोलः का सीधा सीधा अर्थ क्या है, कृप के रेफ को लकार हो जाए, कृप के रेफ को लकार हो जाए। और जब कृप धातु है आपके सामने, कृपु सामर्थ्य, कृपु सामर्थ्य का कृप है और आगे प्रयोग क्या दिए, क्लिप्तः क्लिप्तवान ना, तो त प्रत्यय तवतु प्रत्यय, गुण तो होगा नहीं, कित होने से पुगंत लघु पदस्य का तो निषेध हो गया। ठीक है, किंगिति च। अब जो है री है, अगर गुण हो गया होता तो भी समस्या नहीं थी, तब तो रेफ दिख जाता ना स्पष्ट उन उदाहरणों में जहाँ पे गुण हो जाता है। इसलिए ये वो उदाहरण लेके आए जहाँ री ही सुनाई पड़ेगा। तो री ही सुनाई पड़ रहा है और इस री में मान लीजिए, देखिए पहला पक्ष यदि लेते कि री में रेफ है और उसको अलग से रेफ के कार्य हो जाएंगे, तब तो उसी के माध्यम से रेफ को लकार करते हुए री को री हो जाता है ना। री में विद्यमान जो रेफ है उस रेफ को लकार करते हुए री को री हो जाता, तद्वारा ऐसे हो जाती प्रक्रिया निष्पन्न। लेकिन अभी जो माने प्रथम पक्ष में दोष नहीं आता, लेकिन ये जो द्वितीय पक्ष लिया है कि वर्णों के जो एक देश प्रतीत होते हैं हमें, उनको स्वतंत्र वर्ण के कार्य नहीं हो सकते, तो री में रेफ मान के उसको तो आप लकार आदेश कर नहीं सकते। तो कृपोरोलः सूत्र कैसे लगाओगे, क्योंकि कृपोरोलः तो सीधा सीधा कहता है कृप के रेफ को लकार हो,
री को नहीं कर रहा, क्या कह रहा है, रेफ को लकार हो। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये दोष आ गया। तो फिर करना क्या पड़ेगा, लादेशे रिकार ग्रहणम कर्तव्यम। लादेश विधि जो है हमारी कृपोरोलह, उसमें रिकार का ग्रहण करना पड़ेगा कि री को री आदेश हो जाता है, ऐसा कहना पड़ेगा। या अलग से कहना पड़ेगा कि री के रेफ को भी लकार आदेश हो जाता है। ठीक है, ऐसे विधान करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो इसको री को री होकर के क्लिप्तः, आगे सु आकर के क्लिप्तः ये प्रयोग बन पाएगा, क्लिप्तवान ये प्रयोग बन पाएगा। तो दोष आ रहा है, ये पता चला ना हमें। वर्णों के एक देश यदि वर्ण ग्रहण से गृहित नहीं होते तो यहाँ लादेश विधि में दोष आ जाएगा। और इसी तरह से विनाम विधि में, विनाम विधि के उदाहरण दिखा रहे हैं। मातृनाम पितृनाम इति नत्वम न स्यात्। मातृनाम पितृनाम में नत्व नहीं हो पाएगा यदि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहित नहीं होते। ये भी ऐसे ही उदाहरण है। मातृ और आगे षष्ठी बहुवचन आम, ह्रस्व नद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमः तस्य नकारः श्रूयते। नामि परतः दीर्घत्वं भवति। मातृ नाम, सम्यक्, मातृनामिति निष्पन्नम्। इदानीम् उच्यते यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते। पश्यन्तु, पूर्वं यदि गृह्यन्ते तर्हि किं भवति। प्रथमः पक्षः आसीत् यदि गृह्यन्ते। यदि गृह्यन्ते तर्हि अस्मिन् ऋकार मध्ये अपि रेफः वर्तते। सम्यक्, रेफः वर्तते, ततः परं नकारः वर्तते इति कृत्वा यद्यपि साक्षात् रेफांशः वर्तते, अग्रे दर्शयिष्यति कथं वर्तते। रेफांशः री पुनः रेफांशः एतादृशीं स्थितिं दर्शयति। तर्हि साक्षात् ऋकारात् परं तु नास्ति नाम नकारः। रसाभ्यां नोणः इति तस्य प्रवृत्तये तु किमिष्यते, रेफात् साक्षात् परं नकारः स्यात्। परमत्र अच भक्ति अपि वर्तते, एवं अग्रे दर्शयिष्यति। रेफ मान भी लिया तो भी अज भाग भी है वहां व्यवधान के रूप में। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अटकुप्वांग नुम व्यवाये से हो जाएगा नत्व। यदि कब हो जाएगा, यदि आपने इसमें रेफ मान लिया, वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहित हो गए, तो फिर रेफ है और उससे उत्तर नकार है। भले ही बीच में अच भाग का व्यवधान आ गया तो भी अटकुप्वांग नुम व्यवाय से हो जाएगा नत्व और मातृनाम बन जाएगा। लेकिन जिस पक्ष में आप कह रहे हैं कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहित होते ही नहीं, तो री में रेफ नहीं मान सकते, री में रेफ नहीं मान सकते, और री में रेफ नहीं मान सकते तो फिर पूरा कीजिए वाक्य, नत्व प्राप्त नहीं होगा। अलग से विधान करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से कहना पड़ेगा कि री से उत्तर भी नकार को नकार हो जाता है। तो फिर जब ऐसा कह देंगे तो इस कथन सामर्थ्य से, वचन सामर्थ्य से ही नत्व हो करके मातृनाम आदि प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे, मातृनाम पितृनाम इत्यादि। अस्तु, अद्य तावदेव। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो